Good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and here we are covering previous year questions of the modern history. लास्ट सेशन में बच्चों हम लोगों ने पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंस से जुड़े हुए कुछ जिस्ट को कवर किया था. आफ्टर दैट वी हैव कवर्ड अबाउट 16 क्वेश्चंस रिलेटेड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंस. रिमेनिंग पॉइंट्स को बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे. Just wait for a few seconds. सेशन शुरू करने से पहले बच्चों आप लोग के सामने एक अनाउंसमेंट कर दिया जाए. जीएम 360 के द्वारा जीएम 360 के पोर्टल पे बच्चों 1 मई 2024 से जो है लाइव क्लासेस शुरू होने वाली हैं फॉर यूपीएससी एज वेल एज एसएससी सीजीएल. यूपीएससी की अगर हम बात करते हैं, जीएम 360 के द्वारा मोस्ट अफोर्डेबल बैच 2024 में जो है आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, और इसके लिए जो है एडमिशन ओपन हो चुका है फॉर प्री मेंस एंड इंटरव्यू. जब वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों, वहां पे जो है आपको एक कोड स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा. स्कैन कोड वहां पे जो है आप उसको स्कैन करके वहां से रजिस्टर कीजिएगा, एंड एज सुन एज पॉसिबल मैक्सिमम बच्चे जो है एनरोल कराएं सो दैट मैक्सिमम बेनिफिट जो है आप क्लासेस का उठा सकें. फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो एक बार मैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता दूं. यूपीएससी के लिए जो फीस स्ट्रक्चर डिसाइड किया गया है, 100 रुपीज जो है रजिस्ट्रेशन फीस लग रहा है. वहां पे जो है आपको 3 डेमो क्लासेस जो है प्रोवाइड की जाएंगी, फ्री डेमो क्लासेस होंगी. एंड यूपीएससी की एडमिशन फीस है बच्चों 1000 रुपीज, एंड 500 रुपीज मंथली जो है आपको 18 मंथ के लिए पे करना है. एसएससी सीजीएल की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे जो है एडमिशन फीस 800 रुपीज है, एंड 400 मंथली फीस है 10 मंथ के लिए. सो एज सुन एज पॉसिबल जो है आप एडमिशन लीजिए फॉर द बेटर रिजल्ट. आपको जो है फॉर मोर इन्फॉर्मेशन नंबर प्रोवाइड किया गया है, वेबसाइट आपको प्रोवाइड की गई है grandmaster360.com. वहां पे जो है विजिट करके आप पूरी प्रोफाइल जीएम 360 के बारे में अच्छे से जान सकते हैं. चलिए अब हम जो है अपने सेशन को शुरू करते हैं. एज सुन एज पॉसिबल जो है आप कोशिश कीजिएगा इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, बिकॉज आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है बहुत ही कम प्राइस पे यूपीएससी की जो है प्रिपरेशन कराई जा रही है. एंड एक और चीज आपको बता दिया जाए कि फीचर्स क्या क्या है. सर्टिफाइड टीचर्स आपको यहाँ मिलेंगे, लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, ई नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, एंड टेस्ट सीरीज जो है आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा. एंड वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन GM 360 with at Telegram and Facebook, Instagram, X, Twitter. चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने सेशन को बच्चों. देखिए बच्चों, लास्ट सेशन में हम लोगों ने इस पॉइंट तक कवर किया था, यहाँ तक हम लोगों ने कवर किया था. थोड़ी सी जिस्ट रह गया था डिस्कस करने के लिए, एक बार हम उसे पढ़ लेते हैं. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. चलिए बच्चों हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी बातें हमें पढ़नी बाकी है गई हैं.
खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, इस चीज को मत भूलिएगा कि खान अब्दुल गफ्फार खान को हम फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, या फिर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है किसे हम जो है फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान जी को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। He voted against the proposal of India's partition at the meeting of All India Congress Working Committee on 14th to 15th June 1947। अब ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसने जो है, या फिर आप कह सकते हैं किसने जो है जो इंडिया के पार्टीशन का जो प्रपोजल पास किया गया था, जब उसकी मीटिंग हुई थी ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 14 से 15 जून 1947 में, तो उसमें किसके द्वारा जो है वोट अगेंस्ट में किया गया था, इस इंडिया के पार्टीशन के अगेंस्ट में। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट डॉक्टर सैफुद्दीन किचलुई ऑन द पासिंग, अब डॉक्टर सैफुद्दीन किचलुई के बारे में हम लोगों ने जलियांवाला बाग मसाकर में बच्चों पढ़ा था। रॉनेट टैक्ट और जलियांवाला बाग जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे, वहां पे हम लोगों ने डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के बारे में पढ़ा था। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ऑन द पासिंग ऑफ दिस प्रपोजल सेड दैट टुडे नेशनलिज्म सरेंडर्ड ऑन कम्युनिज्म। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि किसके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था कि आज नेशनलिज्म जो है सरेंडर कर चुका है कम्युनिज्म के आगे। ये डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के द्वारा जो है कहा गया था। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस कमिटी ऑन पंजाब प्रोविंस एंड वॉज अगेंस्ट पार्टीशन। तो देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान जी भी जो है इस पार्टीशन के जो विभाजन होने वाला था हमारे देश का, इसके खिलाफ थे। वहीं पे जब हम डॉक्टर सैफुद्दीन किचलुई की बात करते हैं, ये भी जो है इस पार्टीशन के अगेंस्ट में थे, और ये कांग्रेस कमेटी के जो है प्रेसिडेंट थे पंजाब प्रोविंस से। देन After independence, he separated himself from Congress and later joined the Congress Party of the India। अब ध्यान रखिएगा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलुई जो है जब ये पार्टीशन हो जाता है, आप कह सकते हैं हमारा देश आजाद हो जाता है, इन्होंने कांग्रेस से खुद को अलग कर लिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को ज्वाइन कर लिया। ऑन 14-15 अगस्त 1947 एट मिडनाइट कंस्टिट्यूएंट असेंबली टुक चार्ज एज एन इंटरिम पार्लियामेंट। अब देख सकते हैं आपकी आपसे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है एग्जाम में। एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों को, जैसे जैसे आपके सामने कोई भी स्टेटमेंट आप पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, हर टॉपिक से कोशिश कीजिएगा खुद ही आप जो है क्वेश्चन जनरेट कर सके, ताकि एग्जामिनर जब आपके सामने पेपर आए तो आप देखिए कि एग्जामिनर जहां तक सोच सकता था वहां तक जो है आप लोगों ने खुद सोचा है और खुद क्वेश्चन जनरेट करके जो है आप लोगों ने पेन ही रखा हुआ है। तो लिखा हुआ है कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा हुआ है कि एट द मिड नाइट कंस्टिट्यूएंट असेंबली टुक चार्जेस एज एन इंटरिम पार्लियामेंट। तो कौन सा जो है कौन सी असेंबली कह सकते हैं 14-15 अगस्त 1947 को जो है एट मिड नाइट जो है इंटरिम पार्लियामेंट के रूप में जो है सामने आई थी। तो ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली की हम बात कर रहे थे। कंस्टिट्यूएंट असेंबली टुक चार्ज एज एन इंटरिम पार्लियामेंट। फाइन। Meeting of the Constituent Assembly was held at the mid of the 14th August 14 अगस्त 1947 को जो है बच्चों मध्य रात्रि में कंस्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग होती है। On this occasion of independence, Jawaharlal Nehru gave a very influential speech in the assembly on 14th of August 1947 in the midnight। अब आप देख सकते हैं बच्चों, just wait। On 15th of August 15 अगस्त 1947 को जो एट मिडनाइट जन गण मन एंड सारे जहां से अच्छा सॉन्ग वॉज संग बाई MS सुब्बालक्ष्मी। तो यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ कि 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को किसके द्वारा जन गण मन और सारे जहां से अच्छा सॉन्ग को जो है गाया गया था। तो ये जो है MS सुब्बालक्ष्मी के द्वारा बच्चों गाया गया था। ध्यान रखिएगा ये नाम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डोंट फॉरगेट टू राइट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। एक चीज मैं आप लोगों को बोलना भूल गई कि प्लीज आप लोग पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठेगा, सो दैट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम वहां पे नोटेड डाउन करते चले। मैं यहाँ पे ये चीज इसलिए बोल रही हूँ ताकि बहुत से पॉइंट्स ऐसे होंगे जो शायद आप लोगों ने किसी बुक में नहीं पढ़े होंगे या फिर कहीं किसी टीचर से जो है आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जो बातें हम डिस्कस कर रहे हैं उन पॉइंट्स पर आप नोट कर लेंगे। एग्जाम टाइम में जो लास्ट मोमेंट पे यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
तो आपसे अगर कोई भी पूछता है कि 15 अगस्त 1947 को जो है जन गण मन और सारे जहां से अच्छा किसके द्वारा गाया गया था, तो आप फटाफट बताएंगे कि MS सुब्बालक्ष्मी जी के द्वारा जो है ये गाया गया था। इन द असेंबली जवाहरलाल नेहरू वॉज अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बाय द देन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। उस समय 15 अगस्त 1947 की हम बात कर रहे थे, तो हम उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त होते हैं, किसको अपॉइंट किया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और उन्हें जो है प्रधानमंत्री के रूप में किसने अपॉइंट किया था, जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन प्लान के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, याद है ना, 3 जून प्लान जिससे हम कह रहे थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा जवाहरलाल नेहरू जी को जो है प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन वॉज द फर्स्ट। अब देखिए बच्चों, हमारा देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। लॉर्ड माउंटबेटन वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। अब ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, यहाँ पे जितनी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस पॉइंट्स आर नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर द इंडियन हिस्ट्री, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द पॉलिटी। जब पॉलिटी का आप टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां भी बच्चों आपको कंस्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में और जो पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उन सभी से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए हम देखते हैं। तो क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा हुआ कि आजाद भारत का जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था। तो बच्चों लॉर्ड माउंटबेटन की हम बात करें, लॉर्ड माउंटबेटन वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। बट वही देखिए यहाँ पे जो है हम फर्स्ट गवर्नर जनरल की बात करते हैं। अगर पूछता है कि पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था इंडिपेंडेंट इंडिया का, तो ध्यान रखिएगा सी राजगोपालचारी जी की हम बात कर रहे हैं। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। तो बच्चों हम सी राजगोपालचारी जी की बात कर रहे हैं। तो ये 2-3 नाम तो आप लोग ध्यान रखिएगा। MS सुब्बालक्ष्मी वाली बात जो हम लोगों ने की थी कि जनगण मन और सारे जहां से अच्छा 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को जो है इनके द्वारा गाया गया था। वही बात करते हैं हम जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन, उसके द्वारा जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तीसरा पॉइंट, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन था इंडिपेंडेंट इंडिया का, सी राजगोपालचारी। फाइन, ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आप लोग जरूर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते चलिएगा। सी राजगोपालचारी, देखिए बच्चों हम ये यहाँ पे उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं जहां जहां से एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बने हुए हैं और दे आर वेरी मच चांसेस कि इन पॉइंट से अगेन एग्जाम में क्वेश्चंस आए। C. Rajagopalachari during the years 1948 to 50 was the first and the last governor general of the independent India। अब ध्यान रखिएगा बच्चों, पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इससे पहले हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी कि पहला इंडियन गवर्नर जनरल कौन था इंडिपेंडेंट इंडिया का, तो सी राजगोपालचारी जी ही थे। और ध्यान रखिएगा यही पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल थे आजाद भारत की 1948 से लेकर के 1950 तक, सी राजगोपालचारी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके सामने सी राजगोपालचारी से बन गया कि पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, सी राजगोपालचारी जी थे। ईयर ध्यान रखिएगा फ्रॉम 1948 टू 1950। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बच्चों की फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन था इंडिपेंडेंट इंडिया का, ये भी बच्चों सी राजगोपालचारी ही जी थे। और ईयर आप लोग को पता ही है, पहले हम लोगों ने देख लिया 1948 से लेकर के 1950। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ही स्टेड ऑन दिस पोस्ट टिल 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 तक जो है ये गवर्नर जनरल के पद पे रहते हैं सी राजगोपालचारी जी। ही वॉज अ CM ऑफ मद्रास फ्रॉम ईयर 1952 1954। अब आप देख सकते हैं कि पहले भारतीय गवर्नर जनरल और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी जी ही थे। और 1952 से लेकर 1954 की जब हम बात करते हैं उस ड्यूरेशन में जो है सी राजगोपालचारी जी मद्रास के चीफ मिनिस्टर के रूप में काम किए थे। ही वाज द CM ऑफ द मद्रास फ्रॉम द ईयर 1952 टू 54। फाइन, अब हम बात करते हैं भीमराव अंबेडकर जी की, यानी कि BR अम्बेडकर जी की। अब सीधा सीधा पूछता कि फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन था इन फ्री इंडिया का, आजाद भारत का जो है पहला लॉ मिनिस्टर कौन था, तो भीमराव अंबेडकर जी वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ द फ्री इंडिया।
तो आप लोग को ये सभी नाम सुबह लक्ष्मी, देन माउंट बेटन, देन सी राजगोपालचारी, देन बी आर अम्बेडकर जी, इन सभी नामों से जो जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे हुए इनसे जुड़े हुए हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गांधी जी ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, बी आर अम्बेडकर वॉज गिवन दिस पोजिशन। आप देख सकते हैं कि अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन थे फ्री इंडिया के, भीमराव अम्बेडकर जी थे। तो भीमराव अम्बेडकर जी का आखिर नाम किसने सजेस्ट किया था कि इनको जो है पहला कानून मंत्री बनाना चाहिए, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बनाना चाहिए? तो गांधी जी की सजेशन पे जो है भीमराव अम्बेडकर जी को ये पद दिया गया था। तो ये भी बच्चों एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ, ही वर्क एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी के बारे में आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा है, एंड मॉडर्न हिस्ट्री में ही जो है एक दो टॉपिक हमारे रिमेनिंग रह गए हैं, उसमें भी जो है हम लोग पढ़ेंगे ड्राफ्टिंग कमिटी के बारे में। ही वर्क एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी का जो है प्रेसिडेंट कौन था, चीफ कौन था, भीमराव अम्बेडकर जी ही थे। इंडियन नेशनल लीडर्स wanted to make 26th of January as memorable as 26th January 1930 Independence Day celebration. That is why our constitution completely came into force. अब ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान जो है that our constitution came into force। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है वेरियस टाइम एग्जाम में कि when our constitution completely came into force, कब ये इफेक्टिव होता है, 26 जनवरी 1950 की हम बात कर रहे हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सिंस इट वाज फुल्ली प्रिपेयर्ड ऑन 26th of November 1949। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं 26th of January, जस्ट वेट, January was declared as a Republic Day। अब देखिए बच्चों 26th of November 1949 को हमारा संविधान तैयार हो गया था, बट आप सभी लोग को पता है 26 जनवरी 1930 की हम बात करते हैं, तो वहां पे जो है इंडियन नेशनल लीडर्स जो है उसी 26 जनवरी 1930 को जो है हम लोगों ने जो संपूर्ण कह सकते हैं पूर्ण आजादी की हम लोग बात करते हैं, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हम लोगों ने किया था, उसी की याद में ही आप कह सकते हैं ये डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1950 को जो है हम रिपब्लिक डे के रूप में 26 जनवरी को जो हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाएंगे। और यही कारण था कि 26 जनवरी 1950 से जो है हमारा संविधान जो है इट केम, आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। ये चीज आप लोग को पता लगे 26th of Jan as celebrated as a Republic Day। Then R. Copeland said Indian nationalism is offspring of the English rule, but he forgot that for him Indian nationalism was an undesirable child which was denied milk in the childhood, and after that efforts were made to choke it till death। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, on the unification of India by British rule, K.M. Panikkar said, greatest achievement of British rule is the unity of India। अब देख सकते हैं बच्चों कि K.M. पनिकर साहब ने क्या कहा कि जब यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं तो K.M. पनिकर साहब के द्वारा कहा जाता है कि ब्रिटिश रूल का जो है सबसे बड़ा अचीवमेंट ही यही था कि यूनिटी ऑफ इंडिया। चलिए बच्चों आज जिस्ट हमें कवर करना था वो चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया, अब जितने रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे एज सून एज पॉसिबल। हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 16 तक बच्चों लास्ट सेशन में कंप्लीट कर लिया था। आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग बच्चों जितने भी प्रीवियस सेशंस प्रोवाइड किए गए, देखिए अप्रोक्सीमेट 48 सेशंस जो हैं सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट किए हुए हैं। तो आप लोग जो है कोशिश कीजिए जितने भी सेशंस आप लोग को प्रोवाइड किए जा रहे हैं सभी सेशंस को सुनिएगा ध्यान से। एक बात हमेशा मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि पढ़ो ऐसे कि पढ़ा सको और एग्जाम को क्लियर कर सको। एग्जाम को अगर क्लियर करना तो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सो एज सून एज पॉसिबल ग्रैंड मास्टर 360 की लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना आप लोग मत भूलिएगा, जहां पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी, एज वेल एज आप कह सकते हैं टेस्ट सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, बहुत सारे बच्चों के द्वारा जो है ये चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीडीएफ कैसे कहाँ प्रोवाइड किया जा रहा, तो सारा डिस्क्रिप्शन बच्चों जो है GM 360 के चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। GM 360 का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे जो है पीडीएफ मेरे लेक्चर से जुड़े सभी पीडीएफ जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ।
चलिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। The Indian National Congress agreed in 1947 to partition of the country mainly because, अब देखिए आखिर में आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों तैयार हो गई 1947 में कि अब जो है हमें अपने देश को विभाजित कर देना चाहिए या फिर जो है विभाजित होने देना चाहिए। तो देखिए बच्चों, बहुत ही एक बड़ा रीजन था उस समय। आप लोग को पता है कि मुस्लिम लीग, आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को जो इंडियन मुसलमान थे उनकी माइंड को जो है वॉश कर रही थी। और आप कह सकते हैं बहुत सारे जो कट्टर मुस्लिम थे उस समय, वो लोग चाहते थे कि उन लोग का मानना था कि जो भारतीय मुसलमान है और हिंदू हैं वो एक राष्ट्र में जो है एक साथ नहीं रह सकते हैं। और उनका ये भी मानना था कि हमें अपने लिए जो है एक सेपरेट मदरलैंड की जरूरत है और हम वो उस मदरलैंड को हम ले करके रहेंगे। तो कम्युनल राइट्स बहुत ज्यादा आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। जब आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री तो वहां पे जो है आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी जगह जो है दंगे दंगे देखने को मिले थे। तो इन्हीं कम्युनल राइट्स को बच्चों अवॉइड करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है मजबूरन तैयार हो गई कि ठीक है अब हमें जो है भारत का विभाजन होने देना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सीधे सीधे हमारे पास सी ऑप्शन जो आपको देखने को मिल रहा है, दे वांटेड टू अवॉइड द लार्ज स्केल कम्युनल राइट्स। तो हमारा सी ऑप्शन बच्चों यहाँ पे सही है। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार देख लेते हैं, आखिर एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है। और एक और चीज मैं आप लोगों से बोलूंगी बच्चों, जिन भी क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ उन एक्सप्लेनेशन को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। बिकॉज सपोज की जैसे हम क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसी का एक्सप्लेनेशन, उस एक्सप्लेनेशन में जो है कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 18 का भी आंसर होगा। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है सभी एक्सप्लेनेशंस को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। चलिए हम देखते हैं आखिर क्वेश्चन 17 के एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है। एटली, क्लेमेंट एटली की हम बात कर रहे हैं, अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन एज अ वाइसरॉय रिप्लेसिंग लॉर्ड वेबल। तो ये हम लोगों ने लास्ट सेशन में ही पढ़ लिया था कि लॉर्ड वेबल को रिप्लेस करके क्लेमेंट एटली ने माउंटबेटन को वाइसरॉय बनाया। लॉर्ड माउंटबेटन द लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय अराइव्ड इन इंडिया इन मार्च 1947। ये भी चीजें आप लोग क्लियर है। आखिर लॉर्ड माउंटबेटन भारत क्यों आया था? ताकि जो ट्रांसफर ऑफ पावर कर सके वो। द प्रिवेलिंग कम्युनल वायलेंस इन द कंट्री लेड माउंटबेटन टू अनाउंस द पार्टीशन प्लान और द 3rd जून प्लान। जिस प्रकार से भारत में जो है सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिल रही थी उन सभी चीजों को देखते हुए लॉर्ड माउंटबेटन ने यह अनाउंसमेंट किया कि भारत का जो है विभाजन किया जाएगा, जिसे हम माउंटबेटन प्लान भी कह रहे थे या फिर 3rd जून प्लान भी कहा जाता है, जिसे कांग्रेस लीडर्स टू हैड कम टू द कंक्लूजन दैट पार्टीशन वाज द ओनली चॉइस टू चेक द वाइड स्प्रेड कम्युनल वायलेंस एंड ब्लडशेड दैट वाज रिवेजिंग द कंट्री। तो देखिए जो हिंसा हो रही थी, जो सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी, उसी को अवॉइड करने के लिए ही कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा जो है इस पार्टीशन ऑफ इंडिया को जो है एक्सेप्ट कर लिया जाता है इस बात को। The plan provided for the immediate transfer of power on the basis of the grant of dominion status। ये सभी पॉइंट्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों क्या लिखा था। इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्रीड इन 1947 टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया मेनली बिकॉज दे वांटेड टू अवॉइड द लार्ज स्केल कम्युनल राइट्स। तो ये उम्मीद होप सो ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 को बहुत ही ध्यान से सुना होगा और समझा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 का जो है जवाब आप लोग को सही सही देना है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या लिखा हुआ है, सेशन में क्या लिखा हुआ है बच्चों। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सेप्टेड द माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान जिसे हम 3rd जून प्लान भी कह रहे थे, और आप सभी लोग को पता है कि माउंटबेटन प्लान भी आखिर जो 3rd जून प्लान था क्यों आया था, क्योंकि उस समय कम्युनल वायलेंस जो है बहुत ही ज्यादा हो गया था भारत में। तो यही कारण था कहीं ना कहीं माउंटबेटन के द्वारा इस प्लान को लाने का, मींस पार्टीशन ऑफ इंडिया के प्लान को लाने का। और यही कारण था जो कम्युनल वायलेंस जो हो रहा था, ये कारण बना था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया गया था। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि आईएनसी ने जो माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया। रीजन लिखा हुआ इट बिलीव इन द टू नेशन थियरी। क्या माउंटबेटन जो है द्विराष्ट्र थियरी में जो है बिलीव करता था, सिद्धांत द्विराष्ट्र सिद्धांत में। तो बच्चों ये द्विराष्ट्र सिद्धांत में बिलीव करने की बात नहीं थी, कम्युनल वायलेंस वो कारण बना था जिसकी वजह से आईएनसी के द्वारा माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट किया गया था। तो आप कह सकते हैं ए तो सही है बट आर जो है गलत है। अब चलिए हम देखते हैं कहाँ पे एसेशन सही है और रीजन फॉल्स है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे अगेन आपको सी ऑप्शन दिख रहा है कि ए जो है ट्रू है और रीजन जो है बच्चों फॉल्स है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं क्या लिखा है।
assertion A is correct and reason is wrong, as though INC accepted Mountbatten plan, but they never accepted the two nation थे। द्वि राष्ट्र सिद्धांत को जो है आईएनसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, उन्होंने माउंटबेटन प्लान को मजबूरन एक्सेप्ट किया था टू अवॉइड द कम्युनल राइट्स इन द कंट्री। The reason behind their acceptance was of the Mountbatten plan was to avoid the communal riots in the country. Just wait for a few seconds. चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम मूव करते हैं। As an alternative to the partition of India, as an alternative to the partition of India, Gandhiji suggested to the Mountbatten plan that he, अब देखिए आप सभी लोग को पता है, हम लोगों ने पढ़ा भी था कि पार्टीशन ऑफ इंडिया के अल्टरनेटिव में गांधी जी ने कहा था माउंटबेटन से कि आप जिन्ना को इनवाइट कीजिए और जिन्ना जो है सरकार बनाएगा। जिन्ना को जो सरकार बनाने के लिए जो है ये इनविटेशन, ये जो है आइडिया आप कह सकते हैं सजेशन जो है गांधी जी के द्वारा अब माउंटबेटन को दिया गया था। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एज एन अल्टरनेटिव टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया, गांधी जी सजेस्टेड टू माउंटबेटन that he postponed granting of independence। नहीं, ये पॉइंट तो गलत है। इनवाइट जिन्ना टू फॉर्म द गवर्नमेंट, हाँ बच्चों यही पॉइंट सही है। देखिए ये जो सी लिखा हुआ इनवाइट नेहरू एंड जिन्ना टू फॉर्म द गवर्नमेंट टुगेदर, देखिए नेहरू और जिन्ना ये तो एक साथ तैयार ही नहीं थे कि हम एक साथ मिल करके सरकार बनाएंगे। आप कह सकते हैं जिन्ना जी जो है बिल्कुल नहीं तैयार थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिल करके सरकार बनाने के लिए। तो बी वाला जो हमारा ऑप्शन सही है कि गांधी जी ने जो है कहा कि आप जिन्ना को बुलाइए और वो जो है सरकार बनाएंगे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। आंसर भी देखिए क्या लिखा था। फर्स्ट मीटिंग बिटवीन द गांधी जी एंड माउंटबेटन हैड टेकन प्लेस ऑन 31 मार्च 1947। जो पहली मीटिंग होती है गांधी जी के बीच में और माउंटबेटन के बीच में, ये डेट याद रखिएगा 31 मार्च 1947 को होती है। एज एन अल्टरनेटिव ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया, देश का विभाजन रोकने के लिए गांधी जी ने कहा कि माउंटबेटन आप जिन्ना को बुलाइए और जिन्ना को बोलिए कि इंटरिम गवर्नमेंट का जो है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो है आप उन्हें बना रहे हैं। तो Gandhi suggested to Mountbatten that the best course would be to ask Jinnah to take over as a prime minister of interim government and run the affairs of the country. But this suggestion of Gandhiji was not acceptable to the Congress leaders and the Congress working committee। अब आप सोच सकते हैं कि मुस्लिम लीग जो कि इतना राइट, इतनी कम्युनल राइट्स करवा चुका था, जिसके दिमाग में सीधी एक बात बैठी हुई थी कि हमें जो है अपने लिए एक मुस्लिम राष्ट्र से कम कुछ भी नहीं चाहिए, कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस वर्किंग कमेटी गांधी जी की सजेशन को एक्सेप्ट कर लेती कि गांधी की जिन्ना को जो है हम प्राइम मिनिस्टर बनाए इंटरिम गवर्नमेंट का। तो इस चीज को जो है सीधा जो है कांग्रेस लीडर्स और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के द्वारा नकार दिया गया था। He told his attendants, today I find myself all alone। आप देख सकते हैं गांधी जी क्या कह रहे हैं। He told his attendants, today I find myself alone, even Sardar, just wait, even Sardar and जवाहरलाल थिंक आई वॉज रॉन्ग। अब देख सकते हैं क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के द्वारा और कांग्रेस के लीडर्स के द्वारा जो है इस चीज को नकार दिया गया था कि नहीं, जिन्ना को जो है प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देंगे इंटरिम गवर्नमेंट का। तो वही गांधी जी कह रहे हैं कि आज मैं खुद को अकेला महसूस कर रहा हूँ क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू भी जो है आज मुझे गलत समझ रहे हैं। एंड पीस वॉज श्योर टू रिटर्न इफ द पार्टीशन वॉज एग्रीड अपॉन। Nevertheless, I must speak as I feel. We may not feel the full impact immediately, but I can see clearly the future of independence gained at the price is going to be dark। चलिए इतनी सारी स्टेटमेंट से बहुत सारी पॉइंट्स को हमें नहीं देखना है, जितना जो काम की बातें हैं उन्हें ही हम कंप्लीट कर रहे हैं। फटाफट जो है हमें यहाँ पे चीजों को कंप्लीट करना है एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि हम यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, थ्योरेटिकल पार्ट को नहीं हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। बट हर लेक्चर में मेरी यही कोशिश है कि आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाया जाए कि प्रीलिम्स के लिए एटलीस्ट आप लोग को दूसरी जगह ना जाना पड़े या फिर कोई और बुक या कोई और सेशन आप लोगों को ना देखना पड़े। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम मूव करते हैं। द रेड
क्लिफ कमिटी वॉज अपॉइंटेड टू। रेड क्लिफ कमिटी क्यों बनाई गई थी बच्चों? ताकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है बाउंड्री को डिसाइड किया जा सके। रेड क्लिफ लाइन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इन्हीं के नाम पे जो है रेड क्लिफ, इन्हीं के नाम पे आप कह सकते हैं रेड क्लिफ लाइन पढ़ा था। तो डिमार्केट रेड क्लिफ कमिटी क्यों अपॉइंट की गई थी? डिमार्केट द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पे जो है बच्चों मैकमोहन लाइन, रेड क्लिफ लाइन, इन सभी चीजों के बारे में, डूरंट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। वाइसराय ऑफ द ब्रिटिश इंडिया Lord Mountbatten formed two commissions, namely the Punjab Border Commission and the Bengal Border Commission, to decide the borderline between India and Pakistan. आप देख सकते हैं कि माउंटबेटन के द्वारा जो है दो कमीशन अपॉइंट किए गए थे। एक पंजाब बॉर्डर कमीशन था बच्चों, दूसरा जो है बंगाल बॉर्डर कमीशन था, ताकि ये दो पंजाब बॉर्डर कमीशन और बंगाल बॉर्डर कमीशन अपॉइंट किए गए थे ताकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर लाइन क्या होगी उसको डिसाइड किया जा सके। और ये जो आप कह सकते दोनों कमीशन जो अपॉइंट किए गए थे माउंटबेटन के द्वारा 30 जून 1947 को बच्चों अपॉइंट किए गए थे। जस्ट वेट। जून और 30 जून 1947 को जो है ये दो कमीशंस को अपॉइंट किया गया था माउंटबेटन के द्वारा। रेडक्लिफ वाज अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ बोथ द कमीशन। देखिए बच्चों, पंजाब बॉर्डर कमीशन और बंगाल बॉर्डर कमीशन का जो है प्रेसिडेंट ही रेडक्लिफ को अपॉइंट किया गया था। दोस कमीशंस हैड टू डिमार्केट बॉर्डर्स बाय मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन। दे हैड टू कंसिडर अदर फैक्टर्स टू। अब देखिए बच्चों, ये जो कमीशन अपॉइंट किया गया था पंजाब बॉर्डर कमीशन, बंगाल बॉर्डर कमीशन, यहाँ पे जो है they were 4 members in each commission, in which 2 were from the Indian National Congress and 2 from the Muslim League. Fine. चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, who had the boundary commission appointed, who headed the boundary commission appointed in 1947 in the context of India's partition। तो देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि जो बाउंड्री कमीशन अपॉइंट की गई थी माउंटबेटन के द्वारा इंडिया के पार्टीशन को लेकर के कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर लाइन क्या होगी, तो उसको कौन हेड कर रहा था? चीफ कौन थे? रेडक्लिफ चीफ थे बच्चों, ध्यान रखिएगा आप लोग। ये भी पीसीएस मेंस 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं क्या लिखा होता है। लास्ट अपॉर्चुनिटी टू अवॉइड द पार्टीशन ऑफ इंडिया हु लॉस्ट विद द रिजेक्शन ऑफ। अब देखिए क्या कह रहा है कि ये वो कौन सा लास्ट अपॉर्चुनिटी था जहां पे जो भारत के विभाजन को जो है अवॉइड कर सकते थे, वॉज लॉस्ट विद द रिजेक्शन ऑफ। तो बच्चों हम यहाँ पे हम कैबिनेट मिशन प्लान की बात कर रहे हैं। यूपीएससी 2002 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Cabinet Mission of India 1946 had come up with a plan on 16th of May 1946, which intended to create a united India with independent Muslim and the Hindu majority provinces, in which demand of Pakistan as a Muslim League was rejected। तो देख सकते हैं आप, ये कैबिनेट मिशन ही लास्ट ऐसा मिशन था जहां पे जो है जो मुस्लिम लीग की डिमांड थी पाकिस्तान के यानी कि सेपरेट नेशन की, उस चीज को रिजेक्ट कर दिया गया था। और यही एक कारण बचा था कि मुस्लिम लीग ने जो इस प्लान को अप्रूव नहीं किया था। ऑन 6th of June 1947, on 27th of July On 27th of July, Muslim League Council met at Bombay, where Jinnah repeated the demand for Pakistan as the only course left upon to the Muslim League। चलिए इतनी सारी चीजें हो गई, हम डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में देख लेते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट एक्शन डे से जुड़ा हुआ। डायरेक्ट एक्शन On 29th of July, it rejected the plan and called the Muslims to resort to direct action। अब देखिए बच्चों, to achieve the land of their dream। तो 16 अगस्त 1946, अब ध्यान रखिएगा सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया जाता है। 16 अगस्त 1946 की हम बात कर रहे हैं। इस दिन जो है बच्चों 16 अगस्त 1946 को जो है डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाता है। क्यों? ताकि जो है जो मुस्लिम्स की डिमांड थी कि अपने लिए जो है एक अलग इनका जो सपना था कि हमें एक अचीव करना है एक अलग नेशन पाकिस्तान, तो उसी के लिए जो है बच्चों डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाता है। 29th of July 19 it rejected the plan and called the Muslims to resort to direct action।
was fixed as a direct action day. As a result, the last opportunity to award the partition of India was lost with the rejection of the cabinet mission. तो कैबिनेट मिशन ने क्योंकि जो पाकिस्तान की डिमांड जो थी, मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी पाकिस्तान, उसको साफ साफ रिजेक्ट कर लिया था। यही कारण था कि आप कह सकते हैं ये आखिरी ऑप्शन था जहां भारत के विभाजन को रद्द किया जा सकता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले बच्चों आप लोगों के सामने फिर से एक बार बता दिया जाए कि GM 360 के द्वारा, जस्ट वेट अ फ्यू सेकेंड्स, grandmaster360.com, यहाँ इस साइट पे आप विजिट करके एज सुन एज पॉसिबल यूपीएससी के लिए जो सेशन लॉन्च किया जा रहा है बच्चों, 1 May 2024 से बच्चों, तो इस आप grandmaster360.com, ये इसको नोट कर लीजिए आप लोग। जस्ट वेट, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ, ग्रैंड मास्टर 360, यहाँ पे बच्चों .com लगा लीजिएगा। grandmaster360.com, इस साइट पे विजिट करके एज सुन एज पॉसिबल खुद को एनरोल कराने यूपीएससी सीएससी बैच में। देखिए 2024 में जो है ये मोस्ट अफोर्डेबल बैच आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। सो एज सुन एज पॉसिबल जो आप एडमिशन लें फॉर ए बेटर रिजल्ट। एक बार फिर से मैं बता दूं आप लोगों की सर्टिफाइड टीचर्स के द्वारा जो है आपको कोर्सेज कंप्लीट कराई जाएंगी, लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ई नोट्स दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज आपको कंडक्ट कराया जाएगा। एंड फीस स्ट्रक्चर के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया। एक बार फिर से मैं यूपीएससी वाले सेक्शन को मैं बता दे रही हूँ। यूपीएससी के लिए बच्चों एडमिशन फीस जो है 1000 रुपीज है एंड 500 रुपीज मंथली जो है 18 महीने के लिए आप लोगों को पे करना पड़ेगा। एंड 100 रुपीज जो रजिस्ट्रेशन फीस, जो रजिस्ट्रेशन करा करके 3 डेमो क्लासेस आप ले करके देख सकते हैं। और आप लोग को जो है अच्छी क्लासेस मिलेंगे। डायरेक्टर्स बैच लॉन्च किया जा रहा है फॉर द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम, यूपीएससी के एग्जाम के लिए बच्चों। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। Who among the following was a chairman of the Congress session of Delhi wherein resolution of divided India was passed on 14th of June 1947? तो देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने कि इसमें से जो है कांग्रेस सेशन का कौन चेयरमैन था दिल्ली में, वेयर इन द रिजोल्यूशन ऑफ द डिवाइडेड इंडिया वाज पास्ड ऑन 14th of June 1947। तो आचार्य जेबी कृपलानी की हम बात करें, आप देख सकते हैं यूपीएससी यूपीपीसीएस के 2007 और 1994 के एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है। When Congress committee accepted the proposal of divided India in Delhi on 15th of June 1947, तो देखिए क्या कह रहा है, 15 जून 1947 की हम बात कर रहे हैं, जब कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो एक्सेप्ट कर लिया गया था कि हम भारत का विभाजन होगा। तो उस समय बच्चों इंटरनेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? जेबी कृपलानी जी थे। ध्यान रखिएगा जेबी कृपलानी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस जब भारत के पार्टीशन की जो प्रपोजल था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। दिस प्रपोजल वाज प्रेजेंटेड बाय गोविंद वल्लभ पंत। Just wait. This proposal was presented by Govind Vallabh Pant and supported by Maulana Azad Sardar Vallabh Bhai Patel and Jawaharlal Nehru जी। नवंबर 1947 की जब हम बात करते हैं बच्चों, नवंबर 1947 की बात करते हैं, जेबी कृपलानी रिजाइन फ्रॉम द कांग्रेस चेयरमैनशिप। उसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इंटरिम चेयरमैन के रूप में जो है सामने आते हैं। पट्टाभी सीतारामैया बिकेम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस इन जयपुर सेशन 1948। देन पीडी टंडन बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस इन द नासिक सेशन। बहुत ज्यादा आपको यहाँ नहीं देखना है, हमें सिर्फ जो है जून 1947 की बात कर रहे हैं, वहीं तक ध्यान रखिएगा। और या फिर एक और याद करना होगा तो जेबी कृपलानी जी के बाद जो है इंटरिम चेयरमैन कौन बना था कांग्रेस का? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये नाम याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम मूव करते हैं। Who
प्रिसाइडेड ओवर दिल्ली सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1947? क्या अभी भी आप लोग को बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो दिल्ली में जो अधिवेशन होता है 1947 में, उसको कौन प्रिसाइड कर रहा होता है या फिर उसके चेयरमैन कौन रहते हैं? तो जेबी कृपलानी जी की हम बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कह रही हूँ कि जितने भी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं उन एक्सप्लेनेशन को जरूर ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि जो कमिंग क्वेश्चन होते हैं वहां पे उसके आंसर्स आपको देखने को मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम मूव करते हैं। Who among the following had seconded the resolution on the partition in the meeting of the All India Congress Committee held in New Delhi 1947? तो देखिए क्या कह रहा है बच्चों कि इसमें से जो है who had seconded the resolution on the partition of meeting on the partition in the meeting of the All India Congress Committee, जो कि न्यू दिल्ली में जो 1947 में हेल्ड हो रही होती है। यहाँ पे बच्चों अबुल कलाम आजाद जी की हम बात कर रहे हैं। देख सकते हैं आप यूपी की जो है पीसीएस प्री 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए एक बार जो प्रीवियस क्वेश्चन 23 का एक्सप्लेनेशन हम जरा देखते हैं। मैं इसीलिए आपसे लोगों से बार बार कह रही हूँ कि थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है। दिस प्रपोजल was presented by Govind Vallabh Pant and supported by मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू। तो हम लोग बच्चों क्वेश्चन 5 की क्वेश्चन नंबर 25 की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है सभी नामों में से जो है यहाँ पे अबुल कलाम आजाद जी का नाम आपको देखने को मिल रहा है। देखिए अगर हम यहाँ पे आप कहेंगे मैम गोविंद वल्लभ पंत का भी तो नाम लिखा, तो गोविंद वल्लभ पंत की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो गोविंद वल्लभ पंत जी ने इस प्रपोजल को जो एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया था, पार्टीशन ऑफ इंडिया का जो प्रपोजल था, और मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो इट वॉज सेकेंडेड बाय द मौलाना अबुल कलाम आजाद। यहाँ पे हम सेकेंडेड की हम बात कर रहे हैं 19 ये अबुल कलाम आजाद जी हमारा सही आंसर। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये 16 अगस्त 1946, ध्यान रखिएगा आप लोग, डायरेक्ट एक्शन डे की हम बात कर रहे थे। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम सेकेंडेड उसकी हम बात कर रहे थे। क्वेश्चन हमारा था इट वॉज हु अमंग द फॉलोइंग हैड सेकेंडेड द रिजोल्यूशन ऑन द पार्टीशन ऑफ मीटिंग ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी हेल्ड इन न्यू दिल्ली 1947। जो मीटिंग है बच्चों 14 जून 1947 को ऑर्गेनाइज होती है बाय द ऑल इंडिया कांग्रेस टू अप्रूव द प्लान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया ऑफ द 3 जून 1947। 3 जून का तो आप लोग को पता ही बा, हम लोग जब माउंटबेटन प्लान की बात करते हैं 3 जून प्लान को। गोविंद वल्लभ पंत इंट्रोड्यूस द प्रपोजल ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो अब देखिए बच्चों जहां सेकेंडेड की बात कर दी वहीं पे आपसे ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता था कि किसके द्वारा जो है पार्टीशन ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ प्रपोजल जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। तो गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा बच्चों इंट्रोड्यूस किया जाता है प्रपोजल फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड मौलाना अबुल कलाम आजाद सेकेंडेड दिस प्रपोजल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ हम मूव करते देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों। ये ग्रैंड मास्टर 360.com जो है इस साइट को जरूर आप लोग विजिट कीजिएगा। चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। Who of the following took the passing of a resolution on the partition in the meeting of the Congress Committee 1947 as a surrender of nationalism in the favor of communism? तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलुई के द्वारा कहा गया था, ये जो पार्टीशन ऑफ इंडिया और जो रिजोल्यूशन पास होता है यहाँ पे कहा गया था कि आज जो है नेशनलिज्म ने जो है कम्युनिज्म के सामने जो है सरेंडर कर दिया। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलुई की हम बात कर रहे थे बच्चों, आप देख सकते हैं थोड़ी देर पहले जिस्ट में इस पॉइंट को हम लोगों ने पढ़ा था। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कह रही थी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर रहे हैं। हर टॉपिक को डिस्कस करने के पहले हम जो है जिस्ट पढ़ते हैं, तो आप लोगों से वहीं पे मैं बोल देती हूँ कि इन पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए क्या लिखा हो। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलुई देन द प्रेसिडेंट ऑफ द पंजाब रीजनल कांग्रेस कमिटी was in strong opposition to the partition। जो विभाजन हो रहा था बच्चों देश का, उसके खिलाफ थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलुई। he termed the partition of India as surrender of the nationalism in the favor of communism। देख सकते हैं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलुई, मैंने आप लोग को बोला था डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलुई का नाम जो है हम लोग रॉलेट डॉक्टर और जलियांवाला बाग मसाकर के समय में हम लोगों ने पढ़ा था। he isolated himself from the Congress and associate himself in the Communist Party of India। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है।
अप्रोक्सीमेट बच्चों 90 to 95% पार्ट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मॉडर्न हिस्ट्री का हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब कुछ थोड़े से ही टॉपिक रह गए, जैसे मिसलिनियस जो टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का डिस्कस करने के लिए, वो हमारे पास रह गया है। इन द मीटिंग ऑफ द ऑल इंडिया कमिटी ऑन जून 15 जून 1947 हु अमंग्स वोटेड अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो आप देख सकते हैं कि जो ऑल इंडिया कमेटी का जो मीटिंग हो रहा था 14 से 15 जून 1947 को, तो कह रहा कि इसमें से किसके द्वारा जो है बंगाल के विभाजन, सॉरी, जो पार्टीशन ऑफ इंडिया हो रहा था उसके खिलाफ वोट किया था। तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले खान अब्दुल गफ्फार खान जी के बारे में पढ़ा था, जिन्हें हम फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। तो खान अब्दुल गफ्फार खान बच्चों सही है, बी आंसर। खान अब्दुल गफ्फार खान जी के द्वारा जो है इसका विरोध किया जा रहा था। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। बी ऑप्शन हमारा सही। इन दिल्ली सेशन ऑफ द आईएनसी ऑन 14 to 15 जून 1947 खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम फ्रंटियर गांधी और सीमांत गांधी भी कहते हैं। देखिए जब निक नेम वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे वहां पे ये चीज आपको देखने को मिलेगा कि खान अब्दुल गफ्फार खान और सीमांत गांधी किन्हें कहा, सॉरी, सीमांत गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता। तो ये बच्चों हम खान अब्दुल गफ्फार खान जी को कहते हैं। ही वोटेड अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग एज्यूम्ड सवरन पावर एट मिडनाइट ऑफ 14-15 अगस्त 1947 प्रोविजनली। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली की हम बात करते हैं, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के हाथ में जो सवरन पावर आ जाती है एट द मिडनाइट ऑफ 14-15 अगस्त 1947। ठीक है, चलिए हम कंस्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द कंस्टिट्यूएंट असेंबली as the provisional parliament assumed sovereign power at midnight on August 14, 1947। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, ध्यान रखिएगा। माउंटबेटन के द्वारा जो है जवाहरलाल नेहरू जी को जो है प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया जाता है। स्पेशल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन दिल्ली ऑन 14 to 15 अगस्त 1947। जवाहरलाल नेहरू डिलीवर्ड अ स्पीच एज इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ये तो आप लोग को पता ही है। In the Constituent Assembly in New Delhi at midnight on 14 to 15 August 1947। अब देखिए जो इनका हिस्टोरिक स्पीच होता है, इन्होंने क्या कहा, was full of the historic speech was full of ideas and ambitions to inspire a nation about to make a new beginning। चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। बहुत सारी चीजें बच्चों हमें डिस्कस करनी है यहाँ पे। ये जो टॉपिक खत्म होगा उसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। Either we will discuss about the constituent development of India, or we will discuss about the miscellaneous topics or miscellaneous points related to the modern history। चलिए हम आते हैं अपने पॉइंट पे। क्वेश्चन 29, हु संग, देखिए हु संग हिंदुस्तान हमारा ऑफ इकबाल एंड जन गण मन इन द सेंट्रल असेंबली एट मिडनाइट ऑफ 14 to 15 अगस्त 1947। क्या यहाँ पे आप लोग को मुझे बताने की जरूरत है? हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि जन गण मन और सारे जहां से अच्छा, ये सॉन्ग जो है, और आप कह सकते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो ये जो है सॉन्ग 14-15 अगस्त मिडनाइट में जो है सेंट्रल असेंबली में एमएस सुब्बालक्ष्मी जी के द्वारा गाया जाता है। तो जो है बच्चों डी ऑप्शन हमारा सही, एमएस सुब्बालक्ष्मी जी। एक्सप्लेनेशन एक बार हम देख लेते हैं। इन द सेंट्रल असेंबली द मिडनाइट ऑफ अगस्त 14 to 15 1947 एमएस सुब्बालक्ष्मी sang जन गण मन एंड सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, रिटन बाय इकबाल। एक और चीज ध्यान रखिएगा, वेरियस टाइम पूछता है कि सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये बच्चों जो है इकबाल जी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बच्चों क्या लिखा, हु अपॉइंटेड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो पहले प्राइम मिनिस्टर को, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट किया था? पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इन्हें जो है अपॉइंट करते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और एट दैट टाइम लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा जो है अपॉइंट किया जाता है एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू द पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं बच्चों। गवर्नर जनरल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन अपॉइंटेड पंडित जवाहरलाल नेहरू एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। Who was the first गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया? आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बच्चों हम लोगों ने देखा था माउंटबेटन की हम बात कर रहे थे। अगर हम सी राजगोपालचारी जी की बात करते थे, वो द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया एज वेल एज लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा कौन सा? लॉर्ड माउंटबेटन है। चलिए एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लॉर्ड, डी वाला ऑप्शन हमारा सही। लॉर्ड माउंटबेटन, ध्यान रखिए 1947 से लेकर के 48 तक जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल था इंडिपेंडेंट इंडिया का। वही हम सी राजगोपालचारी जी की बात करते हैं 1948 से लेकर के 50 तक जो है फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। Who among the following was the first governor general of the free India? तो क्या अभी मुझे आप लोग को यहाँ पे बताने की जरूरत है कि कौन जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल थे फ्री इंडिया के? लॉर्ड माउंटबेटन, ए ऑप्शन सही। वहीं अगर यहाँ पे पूछ लेता फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे फ्री इंडिया के, तब यहाँ पे बच्चों सही आंसर होता है सी राजगोपालचारी जी की हम बात कर रहे होते। और अगर आपसे पूछ लेता है कि यहाँ फर्स्ट ना हो करके लिख देता लास्ट इंडियन, जस्ट वेट, यहाँ पे जो है फर्स्ट की जगह जो है लिख देता लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन था भारत, कौन थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, तो सी राजगोपालचारी बच्चों वहां पे भी सही आंसर होता। जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 33 में हम देख रहे हैं, देखिए अभी हम लोगों ने इसी क्वेश्चन को डिस्कस किया एंड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 वही आ गया है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या लिखा, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। क्या अभी यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन की जरूरत है? आप फटाफट मुझे बताएंगे, चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे कि मैम सी राजगोपालचारी जो है इसके आंसर होंगे, सी राजगोपालचारी जी आंसर होंगे। ये ऑप्शन हमारा सही। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन में कुछ अलग सी बातें हमें समझने को मिलती हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है। सी राजगोपालचारी जी, एक तो ध्यान रखिएगा 1948 से लेकर के 50 पहले इंडियन गवर्नर जनरल थे, लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, आप या फिर ये कह सकते हैं कि लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। तीनों चीजें आप कह सकते हैं। सी राजगोपालचारी वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जो क्वेश्चन था हमारे पास बच्चों, ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास। इसके बाद जो 1952 से लेकर के 54 के बीच में जो है मद्रास के चीफ मिनिस्टर के रूप में काम करते हैं। 1959 में इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया बिकॉज ऑफ सम डिफरेंसेस, और इन्होंने एक नया पार्टी की स्थापना की जिसका नाम था इंडिपेंडेंट पार्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ हम मूव करते देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। क्या मुझे यहाँ पे आप लोग को बताने की जरूरत है कि पहले वो कौन भारतीय थे जो गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया थे? सी राजगोपालचारी जी की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। हु वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? क्या यहाँ पे भी मुझे आप लोग को बताना? नहीं, सीधा सीधा ध्यान रखिएगा, सी राजगोपालचारी जी की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया थे। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन 36 की तरफ क्या लिखा हुआ है। लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। तो यहाँ भी देखिए आप लोग को यहाँ भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लास्ट वाइसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन की हम बात कर रहे थे। माउंटबेटन था, लॉर्ड माउंटबेटन। बी ऑप्शन हमारा सही। 1947 से लेकर के 48 was the last British Viceroy and the Governor General of India. He took charge on 24th of March 1947 and presented the plan of India's partition on 3rd June 1947. चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ हम मूव करते हैं, क्या लिखा हुआ है।
हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या यहाँ भी आपको सुनना देखना ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी बच्चों? बी आर अम्बेडकर जी की हम बात कर रहे थे और गांधी जी के द्वारा ही सजेशन दिया गया था, रिकमेंडेशन दिया गया था कि भीमराव अम्बेडकर जी को जो है लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनाया, फिर जो है ये पद इनको दिया जाए। तो बी हमारा ऑप्शन सही, भीमराव अम्बेडकर जी। चलिए देखते हैं क्या लिखा। बी ऑप्शन हमारा सही। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। ही बिकेम द लॉ मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द महात्मा गांधी। अब देख सकते हैं महात्मा गांधी जी के रिकमेंडेशन पे इन्हें लॉ मिनिस्टर बनाया जाता है। ही वर्कड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम पढ़ेंगे आगे के टॉपिक्स, वहां पे जो है ये जो पॉइंट लिखा हुआ ड्राफ्टिंग कमिटी के प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने काम किया था, वहां इन सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम यहाँ पे जो है फटाफट जो है टॉपिक को कवर करने की कोशिश करें तो बहुत डीपली हम यहाँ पे जो है किसी टॉपिक के अंदर नहीं जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। which one of the following is a correct sequence of the person who occupied the office of president of India right from the beginning। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले जो है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जब आप पॉलिटी के सेक्शन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे देखिए प्रेसिडेंट का टॉपिक पढ़ेंगे, वहां पे सीक्वेंस में आपके सामने रहेगा कि कौन जो है कब से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहा है। प्राइम मिनिस्टर का टॉपिक पढ़ेंगे, चीफ मिनिस्टर का टॉपिक पढ़ेंगे, तो वहां पे बच्चों कुछ जो है जो इंपॉर्टेंट ईयर्स होंगे वहां पे सीक्वेंस में आप याद रखिएगा। फिलहाल अगर हम यहाँ की बात करते क्वेश्चन नंबर 38 की, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1950 से लेकर 1962 तक जो है पहले राष्ट्रपति जो है भारत के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। सेकंड कौन रहे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से लेकर के 67। फिर थर्ड कौन रहे? जाकिर हुसैन जी 1967 से लेकर के 69। फिर वीवी गिरी वाज द फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1969 से लेकर के 1974। तो डी ऑप्शन हमारा बच्चों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Who represented the Indian National Congress in the Partition Council headed by the Lord Mountbatten। तो देखिए बच्चों, इंडियन नेशनल कांग्रेस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? जो पार्टीशन काउंसिल बनी हुई थी जिसको जो है लॉर्ड माउंटबेटन हेड कर रहा था। तो बच्चों जवाहरलाल नेहरू जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है हमारे सामने। Jawaharlal Nehru and Sardar Vallabhbhai Patel represented the Indian National Congress in the Partition Council, which was headed by Lord Mountbatten। Lord Mountbatten ने जो अपने इस प्लान को प्रेजेंट किया था 3 जून 1947 को, इसे हम जो है माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ हम मूव करते हैं। सॉरी, आज के सेशन को जो है बच्चों हम यही भी बाइंड अप करने चाहेंगे क्योंकि बहुत ही लंबा सेशन हम नहीं खींच सकते हैं। अगले सेशन में या तो फिर जो है बच्चों मैंने आप लोग को पहले ही बताया, नेक्स्ट सेशन में हम लोग या तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का टॉपिक कवर करेंगे या फिर जो है हम जो मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ा हुआ मिसलेनियस टॉपिक बचा हुआ है हमारे सामने उस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। एंड आप लोगों को बताते हुए खुशी मिलेगी कि अप्रोक्सीमेट 99% पार्ट जो है हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री का जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि जितने भी ऑलरेडी सेशंस आप लोग को प्रोवाइड किए गए उन सभी सेशंस को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये, आप कह सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट विल प्ले द क्रूशियल रोल इन योर एग्जाम, आइदर यूपीएससी और यूपीपीसीएस, या फिर आप कह सकते हैं वन डे एग्जाम ही अगर कोई है, यूपी का लोअर सब ऑडिट एग्जाम है या फिर जो बीपीएससी का एग्जाम है या फिर झारखंड का एग्जाम है, कहीं का भी एग्जाम हो, ये जो सेशंस थे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एक या दो सेशन और लगेगा हमें मॉडर्न हिस्ट्री के चीजों को कंप्लीट करने में। आज के सेशन को हम यही पे बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। एंड हमारे साथ grandmaster360.com को जो है विजिट करना आप लोग मत भूलिएगा। वहां जाकर के यूपीएससी का जो बैच लाइव क्लासेस शुरू होने वाली 1 मई 2024 से बच्चों आप लोग जो है एनरोल करा लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम्स।